हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। अनुपात और समानुपात के टॉपिक में इससे पहले मैं आप लोगों को अनुपात पढ़ा चुका हूं और उसके वीडियो बना चुका हूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा समानुपात पे आधारित रहेगा, ठीक है। और एक ख़ास बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं वो मैंने फंडामेंटल बनाए हैं, क्योंकि कोई भी अगर स्टार्टिंग करना चाहता है तो वो पहले फंडामेंटल ही पढ़ेगा, उसके बाद ही वो अप्रोच अप्लाई कर पाएगा। तो इसके बाद जब रिपीट करूँगा मैं वीडियो को तो वहाँ पे आप लोगों को हाई अप्रोच दूंगा, लेकिन अभी मैं अगर हाई अप्रोच दे दूँ तो वो फिर वीडियो मैं ही देखूँगा, मैं ही समझूँगा। पहले आप अपना फंडामेंटल समझिए, फंडामेंटल सीखिए, उसके बाद तब आप हाई अप्रोच वाले वीडियो को देखिए, ठीक है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में भी आपको कैलकुलेशन कम से कम बताऊं और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच पे आप सॉल्व कर सकें। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रोपोर्शन पे होगा, यानी समानुपात पे। तो सबसे पहले देखिए समानुपात क्या होता है। कहता है कि यदि चार राशियां ए बी सी डी समानुपाती हों, यदि चार राशियां ए बी सी डी समानुपाती हों तो बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है, ठीक है। तो ये चार राशियां ए बी सी डी ये हैं, इसको अगर अनुपात के रूप में यानी समानुपात वाले फार्मूले के रूप में लिखना हो तो इसको देखिए तब इस तरीके से लिखा जाता है ए अनुपाते बी, और ये डबल डॉट लगाते हैं सी अनुपाते डी। करने का मतलब ये है कि दो अनुपात हो जाते हैं, ए अनुपाते बी एक अनुपात और सी अनुपाते डी दूसरा अनुपात। अगर ये दोनों समान होंगे, समानुपाती का मतलब ही होता है कि दो अनुपात समान हो। अगर ये दोनों समान होंगे तो जो ये कंडीशन कहता है कि इनके बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल दोनों बराबर होंगे, तो वो देखिए क्या होता है। बाह्य पदों का गुणनफल का मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ ए इंटू डी बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल का मतलब ये बी इंटू सी। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ए बी सी डी ये चारों राशियां समानुपात में हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तभी आप कह सकते हैं। क्या कंडीशन है कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, ठीक है। हाँ बच्चों, आपने समानुपात पढ़ लिया, तो जो समानुपात पढ़ लिया तो पहला ही प्रश्न ये आएगा कि मध्य समानुपात ज्ञात करना। मध्य समानुपात क्या होता है? तो देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए और बी का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य ए और बी दो राशियां हैं, इनका मध्य समानुपात अगर आपको ज्ञात करना है तो मान लीजिए कि मध्य समानुपात x है। मान लीजिए आप मध्य समानुपात x है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे a इज टू एक्स डबल डॉट x इज टू बी, यानी a अनुपाते x डबल डॉट x अनुपाते b। x a और b का मध्य समानुपात है। आपने समानुपात में पढ़ा है कि बाह्य पदों गुणनफल बराबर आंतरिक पदों गुणनफल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर a b, x बराबर क्या हो गया अंडर रूट a b, x बराबर क्या हुआ अंडर रूट a b, ठीक है। तो यही आपका मध्य समानुपात का फार्मूला है, यही जो आपका बनता है मध्य समानुपात का फार्मूला बना। यानी दो राशियां दी गई हों और उनका मध्य समानुपात निकालने के लिए कहा जाए तो बड़े आसानी से आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, जैसे a और b, जैसे a और b। तो सपोज करिए कि मैं आपको एक प्रश्न देता हूं 3 और 75 का मध्य समानुपात, ठीक। तो ये आपको ज्ञात करना है 3 और 75 का मध्य समानुपात। तो आपने फार्मूला डिराइव कर रखा है। अब जब आपने फार्मूला डिराइव कर लिया है तो मध्य समानुपात क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 75। अब इसमें इसका वर्गमूल निकालने के तमाम प्रोसेस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो भी संख्या जोड़े में होगी वो इस रूट के बाहर निकल जाएगी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये 75 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 पच्चे 15 पच्चे 75,
ठीक, अब आप देखिए ये और ये दो सेट बन रहे हैं और ये एक एक संख्याएं बाहर हो जाएंगी। ये आपका बचेगा 3 गुणे 3 को जब बाहर निकालेंगे तो 1 3 बच जाएगा, और 5 गुणे 5 को जब बाहर निकालेंगे तो 1 5 बच जाएगा। ये हुआ 15। ठीक है, तो मध्य समानुपात निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करके उसका आप वर्गमूल ले लीजिए। अब मध्य समानुपात का मतलब क्या है, ये जो आपने निकाला वो सही है कि गलत है, ये चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने x बराबर 15 लिया और a बराबर 3 और x बराबर 15, b बराबर 75। तो कहने का मतलब ये होगा कि 3 के साथ जो 15 का अनुपात होगा वही अनुपात 15 का 75 के साथ होगा। 3 के साथ जो 15 का अनुपात होगा वही अनुपात 15 से 75 का होगा। यहाँ पे देखिए 3:15 कितना हो रहा है, 1:5। ठीक, और 15:75 इसका कितना हो रहा है, इसका भी 1:5। 15 एकम 15, 15 पच्चीस 75। इसका मतलब आपने सही निकाला है, इसका मतलब आपने सही निकाला है। तो मध्य समानुपात का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि दिए हुए संख्याओं का मध्य समानुपात निकालिए, तो आप दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए, उसका वर्गमूल ले लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और मध्य समानुपात का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि मध्य समानुपात का पहले अनुपात के साथ, पहले संख्या के साथ जो मध्य समानुपात का अनुपात होगा वही अनुपात मध्य समानुपात का दूसरी संख्या के साथ होगा। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, इसको देखिए, ये आपका तृतीय समानुपात है। जैसे आपने द्वितीय मध्य समानुपात निकाला उसी तरीके से तृतीय समानुपात भी होता है। तो मैंने प्रश्न बना रहा हूँ कि a और b का तृतीय समानुपात, तो मैं माना कि a और b का तृतीय समानुपात x है। जैसे आपने मध्य में माना था वैसे मैंने माना कि a और b का तृतीय समानुपात x है। तो इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे होगा, इसका इस तरीके से होगा कि a/b डबल डॉट b/x, इस तरीके से होगा। तृतीय का मतलब कि 3 ही टर्म होने चाहिए, a और b पहला दूसरा हो गया। अब आपसे तृतीय पूछ रहा है तो तीसरा x होगा। तो इसमें क्या होता है कि a और b का जो अनुपात होगा वही b/x का होना चाहिए। और आपसे ये समानुपात है, हमने माना ही है कि तृतीय समानुपात x है और फार्मूला यही बनाया है। तो वही कंडीशन बाह्य पदों गुणनफल बराबर आंतरिक पदों गुणनफल, यानी ax बराबर b इंटू b, x बराबर b²/a, ये आपका तृतीय समानुपात हो जाएगा। ठीक, और आपको याद कैसे करना है ये समझिए कि दो टर्म दिए हों, मान लीजिए a और b दो टर्म दिए हैं, आपसे कहता है कि तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो तीसरा समानुपात के लिए आपको क्या करना है कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर, b² यानी दूसरे वाले पद का स्क्वायर बटे पहला पद। ठीक है, तो अगर मैं एक आपको प्रश्न दूं कि 15 और 20 का तृतीय समानुपात, ठीक, 15 और 20 का अगर तृतीय समानुपात मैं निकालूं, पंद्रह और 20 का तृतीय समानुपात अगर आपसे कहा जाए कि निकाला जाए तो आपको क्या करना होगा कि तृतीय समानुपात यानी x निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म का स्क्वायर। दूसरे टर्म का स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर बटे पहला टर्म कितना है आपका 15। इसी फार्मूले से 15 और 20 का आपको तृतीय समानुपात निकालना है, तो दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बटे पहला टर्म 15। ठीक, ये आपका हो गया 400/15। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा नहीं काट पाएंगे, 5 से ही काट पाएंगे। तो ये आपका 80/3 और ये 26 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तृतीय समानुपात हो जाएगा। तृतीय समानुपात कैसे निकाल सकते हैं आप कि पहले 15 और 20 का जैसे एग्जाम्पल दिया है कि तृतीय समानुपात निकालना है तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म।
सेकेंड टर्म आपका यहाँ पे 20 था और फर्स्ट टर्म 15 था, तो 20² 15 ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी तृतीय समानुपात। ठीक है, ओके। हाँ, ये देखिए, ये आपका चतुर्थ समानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। जैसे ए, बी और सी का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है, तो आप फिर वही मान लीजिए चतुर्थ समानुपात यानी x। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a अनुपाते b डबल डॉट c अनुपाते x। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तो यह ही है, चौथा आपने x माना है, तो चौथे का संबंध तीसरे से ही बनाया जाएगा। तो a अनुपाते b डबल डॉट c अनुपाते x। अगर ये चारों राशियां समानुपाती हैं तो आपको मालूम ये क्या करना है, ax बराबर bc, x बराबर bc बटे a। ये आपका चतुर्थ समानुपात का फार्मूला हो जाएगा। चतुर्थ समानुपात का फार्मूला क्या बनता है कि तीन टर्म अगर आपके पास दिए हैं, चतुर्थ समानुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो फार्मूला क्या बनता है, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, b इंटू सी अपान a, यानी दूसरा पद गुणे तीसरा पद बटे पहला पद। ये आपका चतुर्थ समानुपात हो जाएगा। अगर मैं आपको प्रश्न दूं 6, 8 और 15, एग्जाम्पल दूं 6, 8 और 15 का, 6, 8 और 15 का अगर आपको समानुपात निकालना है यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या करेंगे, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, दूसरा पद का क्या है 8 गुणे तीसरा पद क्या है 15 बटे पहला पद। ठीक है, इजली काट दीजिए, ये आपका 4, ये 3 और ये 5, आंसर 20। ये आपका चतुर्थ समानुपात हो जाएगा। इसका भी वही मतलब होता है कि जो अनुपात 6 और 8 का होगा वही अनुपात 15 और 20 का होना चाहिए। आपको दिखा दूं, देखिए 6 अनुपाते 8 कितना आ रहा है, 2 से काट दीजिए तो 3 अनुपाते 4, राइट। और 15 अनुपाते 20 कितना आएगा, 5 से काट दीजिए 3 अनुपाते 4। इसका मतलब हमारा सही है। समानुपाती का मतलब ही होता है कि दो अनुपात समान हो, वही समानुपाती, दो अनुपात समान हो। तो आपने देखा कि पहले दूसरे का जो अनुपात आया 3 अनुपाते 4, वही अनुपात तीसरे और चौथे का होगा। इसका मतलब हमने सही निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समानुपात में मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस पे आधारित प्रश्न को करेंगे और उस प्रश्न में मैं विशेष तरीका अपनाता हूँ। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। आप देखेंगे कि जो आपका आखिरी कैलकुलेशन होता है वो डायरेक्ट सेट हो जाएगा। बस जो थोड़ा सा आपको समझना है कि वहाँ करना क्या होता है। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, तो आप देखिए कि ये प्रश्न है जो समानुपात पे ही आधारित है। और प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है 5 व्यक्ति किसी फसल को 28 दिन में काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। 10 व्यक्ति उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। ठीक है, तो आपको अपने स्कूल टाइम पे याद होगा कि इस तरीके के जब प्रश्न बताया जाता था तो आपको याद आएगा। देखिए मैं एक फिगर बनाता हूँ कि कुछ इस तरीके से तीर लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता था। ठीक, इस तरीके से तीर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता था। स्कूल लेवल पे इस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो हम लोग इतना काम अगर करेंगे तो हमारा बहुत टाइम लगता है, आपका भी टाइम लगेगा, एग्ज़ाम के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करूँगा और डिवीज़न मेथड से हम डायरेक्ट अपने आंसर पे आ जाएंगे। बस आपको कुछ इसके रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होंगे। और क्या फॉलो करना ये देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है कि 5 व्यक्ति किसी फसल को 28 दिन में काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी फसल को कितने दिनों में काटेंगे। ठीक, आपसे क्या पूछा जा रहा है, दिनों की संख्या पूछी जा रही है। आपसे दिनों की संख्या पूछी जा रही है। तो अब आपका पहला काम देखिए क्या होता है। पहला काम ये होता है कि जो प्रश्न के पहले भाग में दिन दिया हुआ है वो लिखिए।
और दिन कितना दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है 28। ठीक, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न में आपसे दिन पूछा जा रहा है, दिनों की संख्या। तो दूसरा काम आपका ये हो जाएगा कि प्रश्न के पहले भाग में जो दिन दिया हुआ है, दिनों की संख्या दी है, उसको लिख लीजिए इस तरीके से। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर यानी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? ये व्यक्तियों से तुलना करेंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें केवल एक ही क्वांटिटी में कंपैरिजन करना है, इसलिए बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। और जब हम कंपेयर करेंगे तो जो प्रश्न बनेगा उसका जवाब आप स्वतः अपने अंतरात्मा से लेंगे। जैसे क्या प्रश्न बनेगा, देखिए कि अगर 5 व्यक्ति 28 दिन में काटते हैं तो 10 व्यक्ति उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे? तो प्रश्न बना कि कितने दिन में काटेंगे। अगर 5 व्यक्ति 28 दिन लेते हैं तो 10 व्यक्ति कितना दिन लेंगे? अब आप ही बताइए कितना दिन लेंगे। 5 व्यक्ति 28 दिन तो 10 व्यक्ति कम दिन। इसे कम या ज़्यादा का रूल कहा जाता है कि 5 व्यक्ति अगर 28 दिन लेते हैं तो 10 व्यक्ति कम दिन लेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप लेबर बढ़ा देंगे तो जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है, यानी दिनों की संख्या कम हो जाएगी। अभी चूंकि 5 व्यक्ति थे तो 28 दिन लग गया, तो 10 व्यक्ति आ जाएंगे तो कम दिन लगेगा। तो आपको ये करना होता है कि 5 और 10 से तुलना करना होता है। 5 और 10 से तुलना करना होता है। क्या तुलना करेंगे कि 5 व्यक्ति थे तो 28 दिन लगता था, तो 10 व्यक्ति आएंगे तो कम दिन लगेगा, 10 व्यक्ति रहेंगे तो कम दिन लगेगा। तो अब आपको एक रूल याद रखना है, और मैंने परसेंटेज पढ़ाया है तो उसमें भी वो रूल बताया था। फिर से मैं ये रूल बता देता हूँ, और बहुत ही गोल्डन रूल होता है ये। कम के लिए ज़्यादा से भाग, ठीक है, और ज़्यादा के लिए कम से भाग। ये हमारा एक बहुत ही गोल्डन रूल होता है, इसे डिवीजन मेथड कहते हैं। स्कूल लेवल पे आपको हिंदी में एकिक नियम या अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड कहा गया होगा। तो कम के लिए ज़्यादा से भाग, ज़्यादा के लिए कम से भाग। आपके भी इस प्रश्न का जो जवाब आ रहा था आपके अंतरात्मा से कि 5 व्यक्ति अगर 10 दिन लेंगे तो 10 व्यक्ति कम दिन लेंगे, राइट। और रूल क्या कहता है? कम के लिए ज़्यादा से भाग। तो अभी कम और ज़्यादा दो कौन सी संख्याएं हैं? ये दोनों संख्याएं 5 और 10 हैं। इन्हीं को आपको सेट करना है, 5 और 10 को सेट करना है कि 5 व्यक्ति 28 दिन तो 10 व्यक्ति कम दिन, कम के लिए ज़्यादा से भाग। अब ज़्यादा कौन है? 10। ज़्यादा कौन है? 10। तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा के लिए कम के लिए ज़्यादा से भाग, ठीक। 5 व्यक्ति 28 दिन तो 10 व्यक्ति कम दिन, कम के लिए ज़्यादा से भाग। 5 और 10 में ज़्यादा कौन है? 10। तो 10 से आप भाग देंगे तो 5 ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर चला जाएगा। यानी इन्हीं 5 और 10 में तुलना करना है, 5 और 10 को ही सेट आपको करना है। तुलना करना है 5 व्यक्ति 28 दिन तो 10 व्यक्ति कम दिन, कम के लिए ज़्यादा से भाग। इस रूल को एकदम याद कर लीजिए, हर जगह लगेगा। और ये एक ऐसा रूल होता है जो आपसे गलती नहीं करने देगा। गलती अगर आपने किया तो तुरंत पकड़ लेगा, ठीक। तो 5 व्यक्ति 28 दिन तो 10 व्यक्ति कम दिन, कम के लिए ज़्यादा से भाग। 5 और 10 में 10 ज़्यादा था इसलिए 10 से भाग दे दिया, 5 ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब आप देखिए, इसको ऐसे काट दीजिए और इसको ऐसे काट दीजिए। ये 14 दिन, यानी 14 दिन में काम हो जाएगा। अगर 10 व्यक्ति आ जाएंगे तो काम 14 दिन में हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। जब आपको कोई काम जल्दी समाप्त करना होता है तो आप आदमियों की संख्या बढ़ा देते हैं, और जब आपने आदमियों को दोगुना कर दिया, 5 से 10 कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो समय था वो आधा हो जाएगा, 28 से का आधा 14। तो यही रूल होता है जिससे आप गलती नहीं करेंगे। और चूंकि ये बहुत ही बेसिक प्रश्न था, इसमें एक ही कंपैरिजन था तो बहुत आसानी से हो गया। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें 2 कंपैरिजन आएंगे। तो उस वक्त क्या आपको सावधानी बरतनी होगी वो हम उस प्रश्न में बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों, तो ये प्रश्न देखिए, ये भी समानुपात पे ही आधारित है, लेकिन अब यहाँ पे 2 क्वांटिटी आएगी कंपैरिजन करने के लिए। प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिनों में संपन्न करते हैं।
30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में संपन्न करते हैं, तो 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में संपन्न करेंगे। ठीक है, कितने दिन में संपन्न करेंगे यह आपको जवाब देना है। तो वही अगर तीर वाला इस्तेमाल करें, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बहुत टाइम लगेगा, एक्स वाई मान करके कुछ भी करें। तो हमारा रूल हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया है कि सबसे पहला काम ये होता है कि आप देखिए प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी दिनों की संख्या पूछी जा रही है। फिर दूसरा काम आपका क्या होता है कि प्रश्न के पहले भाग में जो दिनों की संख्या दी है उसको लिखा जाता है। वो आपका कितना लिखा दिया हुआ है, 18 दिन। ठीक है, 18 दिन दिया हुआ है। तो इस 18 को आप लिखिए, देखिए ये ऐसे लिख लीजिए खूब बड़ा बड़ा कायदे से, 18 को लिख लीजिए। अब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। और तुलना करने का पहले प्रश्न मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था क्योंकि उसमें एक ही राशि थी, तुलना कर लिया उससे। अब यहाँ पे आपको 2 राशियां हैं, व्यक्ति भी हैं और प्रतिदिन कार्य के घंटे भी हैं। व्यक्तियों की व्यक्तियों से तुलना करना है, प्रतिदिन कार्य घंटे की कार्य घंटे से तुलना करना है। तो पहला जो आपको प्रिकॉशन रखना है, सावधानी रखनी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक राशि की तुलना कर रहे होंगे तो दूसरे राशि के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इस बात को समझिएगा कि जब आप एक राशि के बारे से तुलना कर रहे होंगे तो दूसरे राशि के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने दूसरे के बारे में सोचा आप ठिठक जाएंगे, यानी रुक जाएंगे। फिर आप उस जो रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है वो नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो एकदम जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही आपको एक एक राशि का तुलना करना है और दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी मैं क्या करता हूं, व्यक्तियों की तुलना करता हूं। ठीक है, कि 30 व्यक्ति थे तो 18 दिन लगता था। तो 21 व्यक्ति होंगे तो कम दिन लगेगा, ज्यादा दिन। ये ध्यान देना है कि 30 व्यक्ति थे तो 18 दिन लगता था, 21 व्यक्ति होंगे तो अब आपको खुद सोचना है कि जब आदमियों की संख्या घटा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि काम देर से समाप्त होगा, यानी दिनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। पहले 30 थे तो 18 दिन में कर लेते थे, अब 21 ही रह गए, तो इसका मतलब कि उनको ज्यादा दिन लगेगा काम करने में। 30 पे 18 तो 21 पे ज्यादा, ज्यादा के लिए कम से भाग, जो आपको मैंने रूल बताया था पिछले प्रश्न में, ज्यादा के लिए कम से भाग। और 30 और 21 में कम कौन है? 30 व्यक्ति थे तो 18 दिन लगता था, 21 व्यक्ति रहेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा के लिए कम से भाग। तो इसका मतलब 30/21, क्योंकि 21 कम है। अब इस दौरान मैंने देखिए प्रति घंटे का प्रतिदिन जो कार्य घंटा है उसमें उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। अब मैं कार्य घंटा की चर्चा करूंगा कि जब 7 घंटे प्रतिदिन काम होते थे तो 18 दिन लग जाते थे। जब 7 घंटे प्रतिदिन काम होते थे तो 18 दिन लग जाते थे। अब अगर घंटे की अवधि बढ़ा दी जाए, 8 घंटा कर दिया जाए, 7 घंटा प्रतिदिन होता था तो 18 दिन लगता था। अब अगर प्रतिदिन 8 घंटा काम किया जाए तो स्वाभाविक है कि दिनों की संख्या कम हो जाएगी, यानी काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कार्य आवर है, कार्य घंटे हैं, वो बढ़ गए। 7 घंटा प्रतिदिन करते थे तो 18 दिन लगता था, अब 8 घंटा प्रतिदिन करेंगे तो कम दिन लगेगा है, क्योंकि आपको डेली ज़्यादा घंटे काम करने के लिए मिलेंगे तो आपकी दिनों की संख्या घटने लगेगी। ये जवाब आपको स्वतः ढूंढना होता है, इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा आपको। और अगर आपका जरा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका जवाब आप स्वतः लेंगे, क्योंकि ये व्यवहार गणित है और इन सभी का उपयोग आप लोग करते हैं। जैसे आपको कोई भी काम जल्दी समाप्त करना है तो आप उसको ज़्यादा घंटे बढ़ा देते हैं, और अगर आपको लगता है कि आराम से किया जाए, टाइम है हमारे पास, तो आप एक दिन में 2-3 घंटे, 1 घंटे से भी चलता है। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो आप अपने डेली जो स्टडी आवर है उसको बढ़ाते हैं, और जब एग्ज़ाम दूर रहता है तो आप स्टडी आवर को कम कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस होता है, बस आपको बोर्ड पे सोचना है, कॉपी में सोचना है अब कि जब 7 घंटे प्रतिदिन काम होता था तो
18 दिन लगता था, अब 8 घंटे प्रतिदिन काम होगा तो कम दिन लगेगा, कम के लिए फिर ज़्यादा से भाग, इसका मतलब हो जाएगा 7/8। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कंपैरिजन हो गया, बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आई। देख लीजिए, 7 से काट दीजिए, ये 3 बार चला जाएगा और ये 6 बार चला जाएगा। इसको काट दीजिए 15, 2 से, ये 4, 2, 3, ये फाइनली आपका 45/2, 22.5/2 दिन इतना लगेगा ही लगेगा। और ये जो कैलकुलेशन होता है, जो कटिंग कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना मैं कट कर दूंगा तो आप तो समझ ही नहीं पाएंगे मैंने कब किससे काटा है। तो मुझे कायदे से केवल आंसर ही लिख देना चाहिए और आगे वाले प्रश्नों में आंसर ही लिखूंगा। ठीक है, तो आज आपको आर्टिकल और ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो इसमें और क्वेश्चन देंगे, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मेजर पोर्शन प्रोपोर्शन का हो जाता है। तो अभी हमारे पास ये टॉपिक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हैं, हम लोग आगे के वीडियो में इसको पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, तभी थोड़ा सा हमको भी उत्साहवर्धन होगा। ठीक है, ओके।